Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPSC, welcome to the Grandmaster 360, which is India's newest learning platform. Myself Richa, and today we will cover the one of the most important topic of the modern India, or you can say Indian modern history. देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। अब देखिए, जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया है, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, जितने भी पॉइंट्स हम आज यहाँ पे कवर करेंगे, ये सभी के सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड हर एग्जाम में आप चाहें उसको कह सकते हैं आप यूपीएससी और यूपीपीएससी, और आप कह सकते हैं वनडे एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। देखिए, हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, पहले एक बार हम उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया कैसे हुआ, क्यों हुआ। देन वास्को ड गामा जब भारत आते हैं, उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडिंग पावर्स जो है इंडिया में अराइव करते हैं। जब हम पुर्तगीज की बात करते हैं, जब पुर्तगीज भारत में आते हैं, उनमें हमें कौन कौन से आप कह सकते हैं वाइसराय और गवर्नर्स को पढ़ना। देखिए, उसमें जो हमें वास्को ड गामा के बारे में पहला पॉइंट तो पढ़ना है। आफ्टर दैट फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में, देन अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बारे में पढ़ना, देन नूनो दु कुन्हा, आप या फिर आप इन्हें कह सकते हैं नीना दु कुन्हा भी हम इन्हें कहते हैं। प्लस उसके साथ हमें ट्रीटी ऑफ बसीन पढ़ना है। देन हम ये जानेंगे कि वो कौन कौन से कारण रहे थे जिनकी वजह से पुर्तगीज एम्पायर जो है भारत में थी उसका जो है पतन हो जाता है, और यू कैन से कॉजेज ऑफ द फेल्योर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया। देन इंग्लिश और ब्रिटिश के बारे में हम पढ़ेंगे, आफ्टर डच के बारे में, देन डेन्स एंड फ्रेंच। इन सभी पॉइंट्स को आज हमें कवर करना है। चलिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा है, देख सकते हैं आप। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की जब हम बात करते हैं, तो जब यूरोपियंस का भारत में अराइवल होता है, उसी समय आप कह सकते हैं कि वहां से जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। और आप सभी लोगों को पता होगा, जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी लोगों को पता होगा कि वास्को ड गामा जो है भारत में 1498 में आते हैं। अब देखिए कहाँ से आते हैं, ये मैप आपको दिख रहा है, ये जो देख सकते हैं आप, अराइवल का जो है डायरेक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वास्को ड गामा जो है सबसे पहले केप ऑफ गुड होप पे आते हैं। केप ऑफ गुड होप से जो है ये होते हुए भारत के कालीकट पे पहुंचते हैं 1498 में। तो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ कि वास्को ड गामा डिस्कवर अ न्यू मैरीटाइम रूट अक्रॉस द केप ऑफ गुड होप इन 1498। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि वास्को ड गामा जो है भारत में कब अराइव हुए थे। तो 1498 में आए थे। और वास्को ड गामा भारत में जो है जब कालीकट पोर्ट पे पहुंचते हैं, तो कहाँ से होते ये पहुंचते हैं, ये तो बच्चों केप ऑफ गुड होप से होते हुए जो है ये कालीकट पोर्ट पे पहुंचते हैं 1498 में। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, जब वास्को ड गामा भारत आते हैं तो उसके बाद क्या क्या चीजें जो है किन चीजों में इंक्रीमेंट होता है, ट्रेड इंक्रीज हो जाता है। देन न्यूमरस कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस जो है भारत में आने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो वेरियस यूरोपियन ट्रेडिंग पावर्स थे वो भारत में अराइव होना शुरू हो जाते हैं। एंड आप कह सकते हैं एक प्रकार से भारत को जो है एक ट्रेडिंग हब के रूप में बना दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों। अब देखिए, ये मैप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए, और यहाँ आप जो है यूरोपियन सेटलमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, एक पॉइंट आप कह सकते हैं इमेज फॉर्म में यहाँ शो किया गया है। ये पुर्तगीज सेटलमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये देखिए, इनका फ्लैग का सिंबल ये रहा जो पुर्तगीज सेटलमेंट है। अब देखते हैं हम पुर्तगीज सेटलमेंट कहाँ कहाँ हुआ था। 1498 की हम लोगों ने जो बात की थी, कैलिकट में जो है पुर्तगीज सबसे पहले वास्को ड गामा जो है आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में शो कर रहा 1498 कैलिकट पे जो है वास्को ड गामा पहुंचते हैं। यहाँ पे इनका पुर्तगीज सेटलमेंट है। आफ्टर दैट आप यहाँ पे देख सकते हैं कोचिन में 1500 में इनका सेटलमेंट है। देन 1501 में कैनोर में जो है पुर्तगीज सेटलमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। देन 1505 यहाँ आपको देखने को मिला कोलंबो, देन गैले 1507। ये तो देखिए श्रीलंका की बात है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो है ये आपको मैंने कैनोर दिखाया, कैलिकट, देन कोचिन, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं नागापट्टनम में 1507, देन त्रिनकोमेल 1522। आफ्टर दैट आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों 1558
सॉरी 1535 में आप यहाँ पे दीव में देखिए, बॉम्बे 1533, देन बसी इन 1533 एंड 1558 में जो है दमन। उसी प्रकार से जो है जब पुर्तगीज के बाद इंग्लिश सेटलमेंट्स इंडिया में, आप कह सकते हैं इंग्लिश जब भारत में अराइव करते यानी कि ब्रिटिशर्स, तो इनका सेटलमेंट्स या फिर जो है इनके ट्रेडिंग सेंटर्स कहाँ कहाँ स्थापित किए गए थे वो भी हम देख लेते हैं। देखिए इंग्लिश की जब हम बात करते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं बच्चों, तो ये देखिए ये जो सिंबल आपको देखने को मिल रहा है ये इंग्लिश सेटलमेंट्स का ही सिंबल है। चलिए आप देखते हैं हम सूरत में जो है 1612 में जो यानी 1612 में इंग्लिश सेटलमेंट आपको देखने को मिल रहा है। आफ्टर दैट बॉम्बे की हम बात करते हैं, यहाँ 1638 में देखने को मिल रहा है। देन मद्रास में देखिए बच्चों इंग्लिश सेटलमेंट 1639 में देखने को मिल रहा है। एंड एट सम अदर ट्रेडिंग सेंटर्स वो कौन कौन से हैं, अदर्स हैं। देखिए 1682 में जो है विशाखापट्टनम में, कलकत्ता की जब हम बात करते हैं 1690, हुगली की बात करते हैं बच्चों तो 1658 देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि ये जो मैप आपके सामने देखने को मिल रहा है यूरोपियन सेटलमेंट्स इन इंडिया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा, सो दैट इस मैप से जो है इजिली आप याद कर सके कि कौन कौन सी वो जगह थी जहाँ पे वेरियस यूरोपियन सेटलमेंट्स थे। मीन्स आप कह सकते हैं पुर्तगीज का, देन इंग्लिश का, देन फ्रेंच का, देन डच का, देन डेनिश का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब देखिए ये जो स्लाइड आपके सामने दिख रहा है, पहले पैराग्राफ से 4 या 5 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं पीटी में। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। और देखिए मेरा जब लेक्चर खत्म होगा उसके बाद एक बार और आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा एंड खुद जो है क्वेश्चन जनरेट करने की कोशिश कीजिएगा। जब हम क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता है, जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है कि अमेरिका की खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा 1492 में की गई थी। एंड क्रिस्टोफर कोलंबस जो है एक इटालियन एक्सप्लोरर थे। अब देखिए ये जो इतना एक लाइन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से कितनी सारी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि किसने अमेरिका की खोज की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस। देन अमेरिका की खोज कब किस ईयर में की गई थी, 1492। आपके सामने सभी पॉइंट्स हैं बच्चों। देन क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्होंने अमेरिका की खोज 1492 में की थी, वो कहाँ के जो है वो एक्सप्लोरर थे, तो ही वॉज एन इटालियन एक्सप्लोरर। तो अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिर्फ एक लाइन से जो है आप 3 या 4 क्वेश्चन खुद ही जनरेट कर सकते हैं। अब एक चीज आप लोग को क्लियर हो गया कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है एक इटालियन एक्सप्लोरर थे जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी 1492 में। अब जब हम बात करते हैं वास्को डगामा की, तो वास्को डगामा से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन एक्सप्लोरर थे, उसी प्रकार से वास्को डगामा के बारे में आपसे पूछेगा कि वो कहाँ के एक्सप्लोरर थे। तो वास्को डगामा बच्चों पुर्तगीज एक्सप्लोरर थे और इन्होंने ही एक्चुअली आप कह सकते हैं यूरोप और इंडिया के बीच में एक नया सी रूट डिस्कवर किया था, और वो कौन सा सन था, 1498। देखिए लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रखा हुआ है, तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि वास्को डगामा किस ईयर में जो है इंडिया में अराइव किए थे कैलिकट पोर्ट पे, 1498 में। बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग। देन उसके बाद जब वास्को डगामा भारत में 1498 में पहुंचते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे अदर यूरोपियन ट्रेडिंग पावर्स जो है इंडिया में अराइव होना शुरू करते हैं। अलग अलग स्टेजेस पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम पुर्तगीज पढ़ेंगे, पुर्तगीज के बाद आपको जो है ब्रिटिशर्स देखने को मिलेंगे कि ब्रिटिशर्स आते, देन डच, देन डेन्स, देन फ्रेंच जो है भारत में अराइव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि वो कौन से यूरोपियन पावर थी या फिर वो कौन से यूरोपियंस थे जो भारत में सबसे पहले आते हैं, अराइव करते हैं। तो वो कौन थे बच्चों, पुर्तगीज थे, क्योंकि जो वास्को ड गामा थे ही वॉज अ पुर्तगीज एक्सप्लोरर जो कि 1498 में इंडिया में आते हैं। अब यहाँ से जो है एक आपसे सीक्वेंस पूछ लेगा, पहले पुर्तगीज आते हैं, देन ब्रिटिश आते हैं, देन डच, देन डेन्स, देन फ्रेंच। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब देखिए
ये चीज तो हम लोगों ने देख लिया कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस किस प्रकार से भारत में होता है, अमेरिका की खोज किसने की थी, और 1498 में कौन भारत के कैलिकट पोर्ट पे आता है। अब हम देखते हैं वो कौन कौन सी वजह थी, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से यूरोपियन पावर्स का जो है लगातार भारत में अराइवल हो रहा था, डिफरेंट यूरोपियन पावर्स का जो है अराइवल हो रहा था। फर्स्ट थिंग इज दिस, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो भारत में इतना वेल्थ था कि उस वेल्थ की तरफ जो है आप कह सकते बिकॉज ऑफ द इमेंस वेल्थ यूरोपियन पावर्स जो है लगातार अट्रैक्ट हो रहे थे और यहाँ से यहाँ आते थे, और आप कह सकते जितनी ज्यादा चीजें हो सकती थी वो जो है यहाँ से लेकर के अपने देश में जाते थे। अब देखिए फर्स्ट थिंग इज दिस, बिकॉज ऑफ द इमेंस वेल्थ ऑफ द इंडिया, क्योंकि हम भारत को, आप सभी लोगों को पता है कि हम अपने देश को जो है, हमारे देश को जो है पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, ये जो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने देखने को मिल रहा है ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्योंकि जो स्पाइसेस थी इंडिया की, जो कह सकते हैं आप कॉटन क्लोथ थे, जो सिल्क थी, और जो आप सिरेमिक जैसे जो है लाइट वेटेड कप्स प्लेट पॉटरी, इनका जो है डिमांड यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा था। तो इन सब चीजों की वजह से भी अट्रैक्ट हो करके यूरोपियन पावर्स जो है या डिफरेंट यूरोपियन पावर्स इंडिया में जो है आ रहे थे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, यूरोप में जो है शिप बिल्डिंग का एडवांसमेंट हो रहा था। आप कह सकते हैं यूरोपियन एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन इन द 15th सेंचुरी। तो शिप बिल्डिंग और नेविगेशन का इतना एडवांसमेंट हो गया था कि वो जो है नवल्स, आप कह सकते हैं शिप के थ्रू जो है अराइव हो गए भारत में। मीन्स आप कह सकते हैं पुर्तगाली, जब हम वास्को ड गामा की बात करते हैं तो वो सबसे पहले केप ऑफ गुड होप में पहुंचते हैं शिप के थ्रू, मीन्स आप कह सकते हैं सी रूट के थ्रू, एंड उसके बाद जो उस केप ऑफ गुड होप से होते हुए वास्को ड गामा इंडिया में जो 1498 में कैलिकट पोर्ट पे पहुंचते हैं। अब ये वेरियस रीजंस आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये जो रीजंस हैं, आपसे मेज में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट वर द फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। एनपीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये सपोज कीजिए आपके सामने ये तीन स्टेटमेंट मैंने रख दिए हैं, और चौथा जो है नन ऑफ दीज पूछ ले, या फिर जो आपसे पूछ ले ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से यूरोपियन पावर्स इंडिया में जो है अट्रैक्ट हो रहे थे। नेक्स्ट अब आप देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको 4 इमेजेस दिखाऊंगी। अब देखते हैं जो कि पुर्तगीज, देखिए ये जो है वास्को ड गामा की इमेज है जिन्होंने सी रूट डिस्कवर किया था। एंड नेक्स्ट जो है आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की इमेज देखने को मिल रही है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ पुर्तगीज इंडिया। देखिए जो पुर्तगीज टेरिटरीज इंडिया में थी उसका जो है पहला वाइसराय कौन था, यही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। एंड वास्को ड गामा आप सभी बच्चों को पता है इनके बारे में। नेक्स्ट देख सकते हैं आप बच्चों अल्फोंसो डी अल्बुकर्क की ये इमेज, ही वाज द गवर्नर ऑफ द पुर्तगीज इंडिया। एंड नूनो दा कुन्हा, और आप कह सकते हैं नीना दो कुन्हा, इन्हें हम कहते हैं। एंड ही वाज आल्सो द वन ऑफ द गवर्नर ऑफ पुर्तगीज इंडिया। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि वास्को ड गामा के बारे में देखा, देन हम लोगों ने कुछ इमेजेस देखी कि कौन 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 वाइसराय था या फिर कौन गवर्नर था पुर्तगीज इंडिया में। अब हम देखते हैं किस प्रकार से एडवेंट ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया होता है। अब देखिए अभी तक जितनी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं उसमें आप सभी बच्चों को जो है पता चल गया होगा कि पुर्तगीज जो है फर्स्ट यूरोपियन पावर थी जो कि इंडिया में आते हैं, और किस ईयर में आते हैं, 1498 में आते हैं। और 1498 में एक्चुअली वो कौन पुर्तगीज था जो भारत में आता है, तो वास्को ड गामा थे जो कि कालीकट में जो है पहुंचते हैं, जहां पे जैमोरिन नाम के एक लोकल किंग के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। अब देखिए एक और बात ध्यान रखिएगा आप लोग की, ऑल्दो पुर्तगीज जो है सबसे पहले ये भारत में आते हैं, उसी के साथ एक और बात आप लोग को याद रखनी है कि सबसे पहले ये भारत आते हैं और सबसे लास्ट में ये भारत से जाते हैं। अब देखिए एंड ऑल्सो द लास्ट टू गो गवर्नर ऑफ पुर्तगीज इंडिया साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। देखिए जो पुर्तगीज के जो गवर्नर रहते हैं, गवर्नर ऑफ पुर्तगीज इंडिया, ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करते हैं ऑन 19 दिसंबर 1961। तो आप देख सकते हैं 1498 में ये आते हैं और 1961 में ये जाते हैं। अब जब पुर्तगीज का अराइवल हो जाता है भारत में तो अलग अलग समय पे जो है ये अलग अलग फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करते हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश करते हैं। आप देखिए इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश की थी, कन्नौर में। आफ्टर दैट आप कह सकते हैं देन कालीकट, देन
कैलिकट, कोचिन, ये सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे पुर्तगीज के। जो स्टार्टिंग कुछ देर पहले हम लोगों ने एक मैप देखा था जहाँ पे जो है पुर्तगीज, ब्रिटिशर्स, देन डच, डेन्स, फ्रांस, फ्रेंच, इन सभी का जो ट्रेडिंग सेंटर्स वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उस मैप का स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लीजिएगा, सो दैट आप लोग को याद रहे कि कौन कौन से ट्रेडिंग सेंटर्स किस ईयर में किस यूरोपियन पावर के द्वारा स्टैब्लिश किए गए थे। नेक्स्ट, अब हम ये वास्को ड गामा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और सभी पॉइंट्स लगभग आप लोग को याद हो ही गए होंगे। वास्को ड गामा भारत में 1498 में आते हैं। देखिए, जब वो वास्को ड गामा कालीकट पोर्ट पे पहुंचते हैं 1498 में, तो उनके साथ जो है 3 शिप्स आते हैं। उन शिप्स को जो है हेड कौन कर रहा होता है? गुजराती पायलट जिसका नाम था अब्दुल मजीद। अब देखिए, मे भी हो सकता है सभी लोगों को इसके बारे में नहीं पता हो, तो आप ग्रैंड मास्टर 360 के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को ये बातें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और कहीं भी कोई आप लोगों से पूछ दे कि जब वास्को ड गामा भारत में आते हैं उस समय जो शिप्स थी उनको हेड कौन कर रहा था, तो गुजराती पायलट, क्या नाम था उनका? अब्दुल मजीद नाम था। अब देखिए, जब ये पहुंचते हैं वास्को ड गामा, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, उनका जो है स्वागत एक लोकल किंग रहते हैं जमोरिन, उनके द्वारा किया जाता है। एंड ही सर्व्ड एज द, वास्को ड गामा की बात करते हैं जब, तो ही सर्व्ड एज अ फर्स्ट पुर्तगीज मिशन, पहला पुर्तगीज मिशन जो है इनके द्वारा ही शुरू होता है भारत में। पुर्तगीज डिस्पैच सेकंड मिशन, जब हम सेकंड मिशन की बात करते हैं तो 1500 में जो है एक और जो है पुर्तगीज अराइवल होता है 1500 में। किसके लीडरशिप में? पेड्रो एल्वियस कैब्रल के लीडरशिप में। वास्को ड गामा देखिए 1498 में भारत में, मई 1498 में भारत में आते, 3 महीने तक भारत में रहते हैं। उसके बाद जब ये वापस पुर्तगाल जाते हैं तो उस समय जो है एक वैल्यूएबल कार्गो लेकर के जाते हैं, जिसमें वेरियस बहुत सारी चीजें आप कह सकते हैं, जो हम स्पाइसेस की हम बात कर रहे थे। आफ्टर दैट हम लोगों ने कहा था कि सेरेमिक वेयर्स की बात कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें जो है ये यहाँ से पुर्तगाल में लेकर के जाते हैं और बहुत ही हाई, आप कह सकते हैं बहुत सस्ते दामों में भारत से लेके जा रहे थे। एंड उसकी प्राइस को जो है बहुत, आप कह सकते हैं प्रॉफिटेबली सोल्ड द गुड्स ऑन द यूरोपियन मार्केट, हाई रेट पे जो है उसको यूरोपियन मार्केट में बेचा जा रहा था। 1501 में फिर से वास्को ड गामा जो है भारत लौटते हैं। अब हम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में देख लेते हैं बच्चों। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, देखिए अब क्वेश्चन आपके सामने सीधा सीधा बन रहा कि वो फर्स्ट पुर्तगीज वाइसराय कौन था? फर्स्ट पुर्तगीज वाइसराय भारत में कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। ये भारत में जो है 1505 में जो है अराइव करते हैं। एंड एस्टैब्लिश्ड, देखिए चार पोर्ट्स को जो है इंडिया के साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे जो है पुर्तगीज के द्वारा 4 पोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया जाता है, सो दैट ट्रेड जो है इंडियन ओशन में इजिली हो सके। जब हम 1508 की बात करते हैं, यहाँ देखिए हम 1505 में हम लोगों ने क्या कहा कि फर्स्ट पुर्तगीज वाइसराय कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। जब हम 1508 की बात करते हैं तो 1508 में जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को एक ज्वाइंट नवल फोर्स के द्वारा हरा दिया जाता है। वो ज्वाइंट नवल फोर्स कौन कौन सी रहती है? इजिप्ट, तुर्की एंड गुजरात की जो है नवल फोर्सेस मिल के जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को हरा देती हैं। ठीक है, वो हराती हैं, लेकिन वो कहाँ पे हराती हैं? तो वार ऑफ चौल, यानी कि चौल के युद्ध में, जिसे हम दीव का युद्ध भी कहते हैं, वहां पे जो है 1508 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को ज्वाइंट नवल फोर्स के द्वारा हरा दिया जाता है। वहीं नेक्स्ट ईयर जब हम बात करेंगे 1509 की बच्चों, तो 1509 में ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, इन्होंने जो है वो जो ज्वाइंट नवल फोर्स थी जिसमें इजिप्ट, तुर्की और गुजरात शामिल था, उस नवल फोर्स को हरा देते हैं। और कब हराते हैं? 1509 में हराते हैं। ये जो है युद्ध होता है पोर्ट ऑफ दीव के पास ही ये युद्ध होता है। अब एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जो तुर्की है, तुर्की को जो है अब तुर्की कहा जाने लगा है। एंड ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, इनकी एक पॉलिसी थी जिसे हम क्या कहते थे? ब्लू वाटर पॉलिसी। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आप खुद ही जनरेट कर सकते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसके द्वारा लेकर के आया गया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ये ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आया गया था। अब हम देख लेते हैं व्हाट वाज दैट ब्लू वाटर पॉलिसी। अब देखिए, आप सभी लोगों को पता चल गया कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आया गया था। एंड आप लोगों को ये भी पता है कि ये जो फर्स्ट वाइसराय थे पुर्तगीज पोजीशन इन इंडिया के,
इस ब्लू वाटर पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या 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 बातें इसमें एक्चुअली मेंशन की गई थी। इसमें ये कहा गया था कि जो पुर्तगाली हैं यानी जो पुर्तगीज हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही अथॉरिटी है या फिर आप कह सकते हैं पावर है ट्रेड करने का इन अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। मीन्स आप कह सकते हैं कि इन्होंने जो है डिक्टेटरशिप टाइप से कर दिया कि हाँ इंडियन ओशन और अरेबियन सी में जो सिर्फ पुर्तगाली या फिर पुर्तगीज ही ट्रेड करेंगे एंड इट इज कॉल्ड फॉर द पुर्तगीज टू बी पावरफुल एट द सी। तो आप यहीं पे देख सकते हैं सी में जो है आप कह सकते हैं जो पावरफुल था वो कौन था, पुर्तगीज था। क्योंकि पुर्तगीज से, क्योंकि इन्होंने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी के थ्रू जो है एक नियम निकाल दिया था कि अरेबियन ओशन में और इंडियन ओशन में जो है सो होलसेल अथॉरिटी ट्रेड करने की किसकी है, सिर्फ और सिर्फ जो है पुर्तगीज की है। और ये ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लेकर के आ गया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। अब देखिए पीटी में जो है कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, यही पूछेगा ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया था। मेंस में पूछेगा व्हाट वाज द ब्लू वाटर पॉलिसी जो कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा लेकर के आया गया था। तो उम्मीद करते हैं बहुत सी चीजें आप लोग की क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बारे में। ये जो है सेकंड पुर्तगीज गवर्नर थे। ही वाज द सेकंड पुर्तगीज गवर्नर एंड एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हु वाज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज पावर इन इंडिया। तो ये अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ही थे। तो देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसे जो है पुर्तगीज पावर को स्थापित करने का जो रियल फाउंडर जो है किसे कहा जाता है पुर्तगीज पावर का भारत में। ये जो कहा जाता है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, ये जो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क थे इन्होंने जो है बीजापुर के रूलर से जो है 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया था। ज्यादा बातें हमें नहीं जाननी, बेसिकली आप ध्यान रखेंगे कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बारे में पूछेगा कि ये कौन सी यूरोपियन पावर का जो है गवर्नर था। तो ये जो पुर्तगीज गवर्नर था एंड हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया, ये अल्फोंसो डी अल्बुकर्क थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, देखिए दे स्टैब्लिश। अभी जब हम पुर्तगीज की हम बात करते हैं बच्चों तो थोड़ी देर पहले ही एक्चुअली हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि कहाँ कहाँ इन्होंने जो है अपनी ट्रेडिंग सेंटर्स को जो है ट्रेडिंग पोस्ट को जो स्टैब्लिश किया था। एक मैप भी आप लोगों ने देखा था। अगेन एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं कि देखिए कोचिन में, गोवा में, अब देख सकते हैं आप ये मैप में भी बहुत ज्यादा क्लियर ना हो आप लोगों को। देखिए कोचिन पुर्तगीज सेटलमेंट ग्रीन सिंबल से आपको देखने को मिल रहा कोचिन में। देन आपको जो है गोवा में आपको देखने को मिलेगा। देन दमन एंड दीव, देन सलसीट एंड बसीन एंड बॉम्बे। तो ये इमेज में आप ध्यान रखिएगा एंड ये पॉइंट जरूर याद कर लीजिएगा बिकॉज पीटी में जो बेसिकली पूछ लेता है कि कौन से ट्रेडिंग सेंटर्स किस यूरोपियन पावर के द्वारा जो है स्टैब्लिश किए गए थे। अब देखिए एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्टर सिस्टम की बात करते हैं हम, जहां अभी हम लोगों ने ब्लू वाटर पॉलिसी की बात की थी, वही जब हम काटा सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि काटा सिस्टम जो है किसके द्वारा लाया गया था, कौन से यूरोपियन पावर के द्वारा लेकर के आया गया था। तो काटा सिस्टम बच्चों पुर्तगीज के द्वारा लेकर के आया गया था। इस काटा जिस प्रकार से आप लोग को पता है कि गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा जो है लाइसेंस इशू किया जाता है व्हीकल्स के लिए, उसी प्रकार से जब हम बात करेंगे यहाँ पे जो है ट्रेड के लिए भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। उसी प्रकार से जब हम काटा सिस्टम की बात करते हैं तो पुर्तगीज के द्वारा जो है एक डबल ट्रेड लाइसेंस या फिर पास इशू किया जा रहा था कि कौन जो है इंडियन ओशन में ट्रेड करेगा। तो देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, काटास वाज अ डबल ट्रेड लाइसेंस और पास इशूड बाय द पुर्तगीज इन द इंडियन ओशन ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। पुर्तगीज ने जो है क्या किया था, इम्प्लॉयड दिस सिस्टम आफ्टर मोनोपोलिजिंग द एक्सपोर्ट इंपोर्ट थ्रू द इंडियन ओशन। तो काटा सिस्टम जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि पुर्तगालियों के द्वारा जो है ये कहा गया कि जो है हम जिसे ट्रेड लाइसेंस या पास इशू करेंगे वही सिर्फ और सिर्फ जो इंडियन ओशन में ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं नूनो दो कुन्हा के बारे में और ट्रीटी ऑफ बसीन के बारे में। अब देखिए ये नूनो दो कुन्हा के बारे में पूछेगा कि ये किस यूरोपियन पावर के जो है ये गवर्नर रहे हैं। तो ही वाज द पुर्तगीज गवर्नर एंड इन्होंने क्या किया, मुम्बासा और मोजाम्बिक जो कि अफ्रीकन आप कह सकते हैं अफ्रीका के पास पड़ता है, तो मुम्बासा और मोजाम्बिक को जो है पुर्तगीज सर्किल में जो है यही नूनो दा कुन्हा जो है लेकर के आए थे। इनके समय में क्या हुआ था कि जो गुजरात के रूलर थे बहादुर शाह, तो उन्होंने नूनो दा कुन्हा ने क्या किया, उनसे जो है दमन एंड दीव को जो है कैप्चर कर लिया।
जो कि जो है बहादुर शाह की जो है टेरिटरीज थी। बाद में जब हम 1534, ये देखिए हम 1529 की बात कर रहे हैं कि गुजरात के जो रूलर थे बहादुर शाह, उनसे जो है नुनो दो कुन्हा ने दमन एंड दीव को जो है कैप्चर छीन लिया था, आप कह सकते। जब हम 1534 की बात करते हैं तो 1534 में ये नुनो दो कुन्हा ने जो है बहादुर शाह को जो है, आप कह सकते हैं गुजरात के जो रूलर थे बहादुर शाह, उनको फोर्स किया एक ट्रीटी साइन करने के लिए, जिसे हम ट्रीटी ऑफ बसीन भी कहते हैं। इस ट्रीटी ऑफ बसीन के अंडर में क्या कहा गया कि बहादुर शाह को जो है बसीन पुर्तगीज को देना पड़ेगा। तो देखिए सीधा सीधा पूछेगा कि ट्रीटी ऑफ बसीन में क्या साइन किया गया था, तो बहादुर शाह को फोर्स किया गया, कंपेल किया गया कि बहादुर शाह जो है बसीन को पुर्तगालियों के हाथ में सौंप दें। नेक्स्ट हम देखते हैं, लेकिन उसके बाद देखिए ऑल्दो ठीक है, बहादुर शाह ने जो है बहादुर शाह से जो है ट्रीटी ऑफ बसीन के अंडर पुर्तगालियों ने जो बसीन को अपने अंडर में ले लिया। मुगल्स ने बाद में क्या किया, मुगल्स ने गुजरात को और बहादुर शाह को कैप्चर कर लिया। अब देखिए मुगल्स को भी उस समय चाहिए था कि पुर्तगालियों का सपोर्ट उनको मिले। इसके बदले में इन्होंने क्या किया कि मुंबई, ये मुगल्स की हम बात करें, मुगल्स ने क्या किया, मुंबई और जो उसके कुछ सराउंडिंग एरियाज थे, जैसे कि आप कह सकते हैं वसाई, विरार, दमन एंड दीव, सूरत एंड एंटायर गोवा जो है, ये सब का सब इन्होंने मुगल्स ने पुर्तगालियों को दे दिया, ताकि जो पुर्तगाली जो है मुगल्स को सपोर्ट कर सके। आगे चल के आपको देखने को मिलेगा कि बहादुर शाह के द्वारा जो है बहादुर शाह को जो है उनका ही एक मित्र था, कोई मित्र था पुर्तगाली, उसने जो है बहादुर शाह को मार दिया। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 1538 की जब हम बात करते हैं तो ओटोमन एम्पायर्स का आप कह सकते हैं अनदर फियर्स बैटल विद द मैन ऑफ द ओटोमन एम्पायर। देन पुर्तगाल वॉज विक्टोरियस इन दिस बैटल। तो आप देख सकते हैं कि जो एक और युद्ध चल रहा था ओटोमन एम्पायर से, जिसमें जो है पुर्तगाली जो है इसमें जो है इनकी विक्ट्री हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया। अभी देखिए हम लोगों ने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा, उनके जो है गवर्नर्स के बारे में पढ़ा। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से पुर्तगालियों का जो है पतन हो जाता है भारत में, और आप कह सकते हैं वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से पुर्तगाली जो है भारत में जो है अपनी सत्ता को स्थापित करने में फेल हो जाते हैं। देखिए हम 18वीं सेंचुरी की हम बात करते तो पुर्तगीज ट्रेड विद इंडिया वाज लेस इन्फ्लुएंशियल एट द स्टार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी आते आते जो पुर्तगीज ट्रेडिंग पावर, आप कह सकते हैं इनका जो इन्फ्लुएंस था वो जो है कम होने लगता है। और क्यों कम होने लगता है, उसके वेरियस कारण थे। अब हम सबसे पहले वो जानेंगे कि वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से जो है पुर्तगीज जो है फेल हो जाते हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस, इनका जो है एक रिलीजियस इंटॉलरेंस पॉलिसी था, उसकी वजह से। देखिए अभी जो रिलीजियस इंटॉलरेंस की हम बात करते हैं, आज के समय में भी अगर आप देखेंगे कोई भी पार्टी जो है अगर सत्ता में है और अगर वो रिलीजियस इंटॉलरेंस है, तो आपको देखने को मिलेगा 1 साल 2 साल या 3 साल के अंदर जो है कहीं ना कहीं वो पार्टी जो है गिर जाती है। तो उसी प्रकार से पुर्तगाली भी, क्योंकि इनका जो रिलीजियस इंटॉलरेंस की जो पॉलिसी थी, इस वजह से भी जो है इनका डिक्लाइन हो जाते हैं। देन पायरेसी जो है बे ऑफ बंगाल रीजन में वो बढ़ी हुई रहती है, बढ़ जाती है। एंड जो द वीक सक्सेसर्स टू द अल्बुकर्क एंड द, उसके बाद विजयनगर एम्पायर का जो है पतन हो जाता है, फॉल हो जाता है। देन स्पेन के साथ जो है कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। उसके साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, इंग्लिश और डचों का जो है अराइवल उस समय तक हो चुका रहता है। ये सभी के सभी कारण रहे थे कि पुर्तगीज एम्पायर जो है भारत में फेल हो जाती है। तो देखिए मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्लाइड आपके सामने है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हम लोगों ने पुर्तगीज के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। अब देखिए अभी पुर्तगीज का देखा हम लोगों ने, वास्को ड गामा 1498 में कालीकट पोर्ट पे पहुंचते हैं। अब चलिए देखते हैं उसके बाद जब ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं या फिर जो है ब्रिटिश ट्रेडर्स भारत में आते हैं, जब हम 1599 की बात करते हैं बच्चों, तो देखिए यहाँ जो ये आपको जो पैरा पॉइंट दिख रहा है, ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से थोड़ा इसको सुनिएगा आप लोग। 1599 में क्या हुआ कि एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स ने जो है एक कंपनी को इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम रखा उन्होंने गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। तो देखिए ये जो है इतना लंबा नाम है, तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, बिकॉज
अगर आप यूपीएससी की बात करते हैं या फिर यूपीपीसीएस की बात करेंगे या सम अदर स्टेट एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर भी देखिए सीधा सीधा जो है, अगर आपसे पूछ ले कि 1599 में जो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे ब्रिटेन के, उन्होंने एक कंपनी को स्टैब्लिश किया था, उस कंपनी का नाम क्या था? तो 4 नाम दे देगा। नाम देखिए इतना आसान नहीं है कि हाँ सभी के माइंड में जो है ये नाम रहे। सिंस यू पीपल आर स्टूडेंट्स ऑफ द ग्रैंड मास्टर 360, तो आप लोगों को ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, सो दैट कहीं भी कोई आपसे पूछ ले कि हाँ चलिए आप बताइए कि कौन सी उस कंपनी का नाम क्या था, तो नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। दिस कंपनी वॉज ग्रांटेड, अभी जो कंपनी है, हम जिस कंपनी का नाम ले रहे, गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, इसको जो है क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 31 ऑफ दिसंबर 1600 को जो है एक रॉयल चार्टर दे दिया जाता है, ताकि और वो रॉयल चार्टर में क्या रहता है कि लंदन के ईस्ट में जो कंट्रीज हैं उनको जो है, इन्हें जो है एक्सक्लूसिव राइट है 15 सालों तक ट्रेड करने का। तो देख सकते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे, जो रॉयल चार्टर क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है 31 ऑफ दिसंबर 1600 को, इसके थ्रू जो है टू ट्रेड एक्सक्लूसिवली विद द ईस्टर्न कंट्रीज फॉर द 15 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं 15 सालों तक जो है ट्रेड करने का जो है एक्सक्लूसिव राइट जो है क्वीन एलिजाबेथ के फर्स्ट के द्वारा जो है रॉयल चार्टर के थ्रू जो है इस कंपनी को प्रोवाइड कर दिया जाता है। देन अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है 1599 में हम लोगों ने देखा कि कंपनी स्टैब्लिश की गई थी, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1600 में जो है 31 दिसंबर 1600 में जो है रॉयल चार्टर प्रोवाइड कर दिया जाता है। आफ्टर दैट बच्चों, ये जो पॉइंट आपको देखने को मिला, ये पैराग्राफ, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आप सोचेंगे कि मैम बोल रही सभी पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक्चुअली आप लोग को नहीं पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बना सकता है, इसलिए जो जितनी भी जहां जहां से बेसिकली क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअली पूछे हुए हैं उन पॉइंट्स पे तो ये मुझे आप लोग को मुझे फोकस करना ही पड़ेगा, सो दैट आपको याद रहे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ऐसा नहीं कि एक बार अगर कहीं से क्वेश्चन बना दिया गया है तो सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन बनेगा, बहुत बार जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अगर आप यूपीपीसीएस की बात करेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि एक ही क्वेश्चन में भी जो 4 या 5 बार भी रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो ब्रिटिश एम्परर रहते हैं जेम्स फर्स्ट और जेम्स प्रथम, उन्होंने क्या किया, कैप्टन विलियम हॉकिंस को जो है जहांगीर के कोर्ट में 1608 में भेजा था, ताकि उस जहांगीर से जो कि मुगल एम्परर था उससे जो है परमिशन लिया जा सके भारत में ट्रेडिंग पोस्ट को स्टैब्लिश करने के लिए। आप देखिए बच्चों यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं कि ब्रिटिश एम्परर जेम्स प्रथम ने किसको जो है जहांगीर की कोर्ट में 1608 में भेजा था। तो देखिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को जो है 1608 में भेजा गया था ब्रिटिश एम्परर जेम्स फर्स्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर की कोर्ट में 1608 में किस ब्रिटिश एम्परर के द्वारा भेजा गया था। तो देखिए जेम्स फर्स्ट के द्वारा यहाँ पे भेजा गया था। देन ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस की हम बात कर रहे हैं, ये जो है पहला ब्रिटिश रहता है जो भारत में आता है सी रूट के थ्रू। अब देखिए शुरुआत में जब हम जहांगीर की बात करेंगे तो शुरुआत में जहांगीर जो है रेडी नहीं होता है परमिशन देने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को। क्योंकि जो है जो लोकल ट्रेडर्स थे वो जो है इसका अपोज कर रहे थे। उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स पुर्तगीज जो थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स से पहले पुर्तगीज आए हुए थे, तो पुर्तगीज का भी इन्फ्लुएंस था मुगल रूलर जहांगीर पे। बट अब क्योंकि जो है पुर्तगीज जो है इंग्लिश कैप्टन मिडलटाउन के द्वारा जो है 1611 में हार जाते हैं, डिफीट पुर्तगीज वर डिफीटेड बाय द इंग्लिश कैप्टन मिडलटन इन 1611। इसकी वजह से भी जो है जहांगीर उसके बाद रेडी हो जाता है परमिशन देने कैप्टन विलियम हॉकिंस को जो है परमिशन देने के लिए कि वो ट्रेडिंग पोस्ट भारत में स्टैब्लिश कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि अब देखिए मुगल एम्परर ने जो है एक इंपीरियल फरमान दिया कैप्टन विलियम हॉकिंस को, या फिर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आप कह सकते हैं कि आप जो है अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करें। अब देखिए मुगल एम्परर के द्वारा जो इंपीरियल फरमान दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उस इंपीरियल फरमान के द्वारा जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1613 में बच्चों फैक्ट्री सूरत में जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। तो एक और क्वेश्चन पूछता है कि फैक्ट्री जो है सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो स्टैब्लिश किया गया था वो किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया था, 1613 में उसको जो है स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं
अभी देखिए जहांगीर के द्वारा एक इंपीरियल फरमान तो प्रोवाइड कर दिया गया कि ठीक है आप सूरत में जो है एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लीजिए 1613 में, बट इस परमिशन से भी या फिर जो है आप कह सकते हैं इंपीरियल फरमान से जो है ब्रिटिशर्स जो है खुश नहीं थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद 1615 की जब हम बात करते हैं, इन्होंने एक और मिशन भेजा सर थॉमस रॉय के अंडर में 1615 में, ताकि जो है ये मुगल रूलर से जो है और कंसेशन ले सके। और इस समय जो है जो एम्परर, मुगल एम्परर जहांगीर थे, इन्होंने जो है इस जो ब्रिटिश आप कह सकते हैं सर थॉमस रॉय को 1615 में जो इंडिया में आते हैं, इस समय जहांगीर इन्हें परमिशन दे देते हैं कि जो टेरिटरीज या जो पार्ट मुगल एम्पायर के अंडर में आता है वहां पे जो है आप फैक्ट्री को जो है स्टैब्लिश कर सकते हैं। एंड एज अ रिजल्ट बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा, एंड एज अ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश ने स्टैब्लिश किया फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे, आगरा में, अहमदाबाद में, एंड जस्ट वेट, आगरा में, अहमदाबाद में एंड भरूच में जो है इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश किया। देन बहुत सारे अदर लोकेशन है जहां पे इन्होंने फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया था। देखिए सूरत वाला तो हम लोगों ने देख लिया कि 1613 में जो है वहां पे एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाती है। वो सभी के सभी जो है मुगल टेरिटरीज के अंदर, यानी कि जो मुगल्स का पार्ट था उसमें आ रही थी। एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहली फैक्ट्री जो मुगल एम्पायर के बाहर स्टैब्लिश की जाती है वो किस ईयर में की जाती है और कहाँ पे की जाती है। तो देखिए सूरत वाला 1613 में स्टैब्लिश किया गया। जब हम मुगल एम्पायर के बाहर हम बात करते हैं तो 1611 में मसूलीपट्टनम में जो है मुगल एम्पायर के बाहर ब्रिटिशर्स के द्वारा सदर्न इंडिया में फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाती है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मद्रास में 1639 में, देन हमें हुगली में देखने को मिलेगा 1651 में। देखिए ये जो आपको जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, देखिए बच्चों ये नॉर्थ है, आप सभी लोगों को पता होगा, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो देखिए जब हम ईस्टर्न इंडिया की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप सभी लोगों को पता है कि उड़ीसा जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है। तो उड़ीसा में जो है, उड़ीसा के बालासोर में जो है 1633 में ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाती है। 1691 की जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या हुआ, कंपनी को जो है द कंपनी वॉज गिवन एन एक्सक्लूसिव प्रिविलेज टू कैरी आउट ट्रेड फ्रॉम बंगाल विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी इन लिeu ऑफ एन एनुअल पेमेंट ऑफ ₹3000। तो देखिए कंपनी को जो है मुगल्स के द्वारा जो है बंगाल में ट्रेड करने की एक एक्सक्लूसिव राइट दे दिया गया बिना कोई टैक्स पे किए। बस उन्हें एक काम करना था कि एनुअल पेमेंट उन्हें 3000 रुपए का करना था मुगल एम्पायर को, मुगल रूलर्स को। अब देखिए 1698 की हम बात करते हैं बच्चों, तो 1698 में सूबेदार ऑफ बंगाल जो थे अजीम उश खान। अब देखिए ये नाम याद रखिएगा कि किसने जो है, कौन सा वो सूबेदार था बंगाल का जिसने जो है जमींदारी राइट सुल्तानती कोलकाता और गोविंदपुर की ब्रिटिशर्स को दे दी। तो देखिए वो जो सूबेदार था बंगाल का 1698 में, आप कह सकते हैं अजीम उश खान, उसने क्या किया, जमींदारी राइट जो सुल्तानती की कोलकाता की और गोविंदपुर की जो है ब्रिटिशर्स को दे दी। इसके बदले ब्रिटिशर्स को जो है 1200 रुपए पे करने थे इस बंगाल के सूबेदार को। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जब ब्रिटिशर्स के हाथ में जमींदारी राइट्स आ जाती हैं तो उसके बाद ये ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, मॉडर्न टाउन कलकत्ता को जो है स्टैब्लिश करते हैं। और 1696 की जब हम बात करेंगे यहाँ पे जो है फोर्ट सेंट विलियम्स जो है स्टैब्लिश किया जाता है। वहीं जब हम 11th ऑफ मई 1661 की बात करते हैं तो देखिए ये जो मैरिज ट्रीटी है इससे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 11th में 1661 की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो मैरिज ट्रीटी एक साइन होती है इंग्लैंड, बिटवीन द इंग्लैंड एंड द किंग ऑफ द पुर्तगाल, मींस जो किंग थे जॉन 4 और उनके पुर्तगाल के उनके बीच में और इंग्लैंड के बीच में एक मैरिज ट्रीटी साइन होती है। वो मैरिज किसके किसके बीच में होता है, जो पुर्तगाल के जो रूलर थे जॉन 4 उनकी बेटी रहती है कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, और जो इंग्लैंड के किंग रहते हैं चार्ल्स सेकंड, उनकी जो है शादी होती है। और उसके बदले में देखिए क्या होता है, कैथरीन
कि कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, क्योंकि इनकी शादी जो है किंग चार्ल्स सेकंड से होती है, तो जो पुर्तगाल के रूलर रहते हैं उन्होंने क्या किया, बॉम्बे को जो है ब्रिटिश एम्पायर को जो है एज अ डाउरी जो है दे देते हैं। अब क्योंकि किंग चार्ल्स सेकंड के पास बॉम्बे आ गया, अब उसके बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बॉम्बे किंग चार्ल्स सेकंड से लीज पे ले लेती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, किंग चार्ल्स सेकंड नाम याद रखिएगा, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा याद रखिएगा, 11 मई 1661, सभी जो है आपके कह सकते हैं पीटी में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। और ये जो है बॉम्बे याद रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि किसकी शादी कब जो है बॉम्बे को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सॉरी किंग चार्ल्स सेकंड को जो है एज अ डाउरी दे दिया था, या फिर किसके साथ शादी होने पे, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से जब शादी होती है तब किंग चार्ल्स सेकंड को बॉम्बे एज अ डाउरी प्रोवाइड कर दिया जाता है। देखिए 1639 की हम जब बात करते हैं तो 1639 में जब हम देखेंगे बच्चों, तो जो चंद्रगिरी की जो किंग रहते हैं उन्होंने क्या किया, कंपनी को जो है एक जगह देते हैं ताकि जो है कंपनी जो है अपनी फैक्ट्री वहां पे जो है स्थापित कर सके। और वो जगह कहाँ पे रहती है, मद्रास के पास जो है इन्होंने जो है एक साइट दे दिया किंग ऑफ चंद्रगिरी ने, ताकि कंपनी अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सके। और कंपनी ने जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज वहां पे स्टैब्लिश किया। ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये जो 1717 वाला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1717 की जब हम बात करते हैं तो मुगल एम्पर फर्रुखशियार, इन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ कंपनी को प्रिविलेजेस प्रोवाइड की जाती है, सिर्फ उसी ही जो है कह सकते हैं आपकी कंफर्मेशन नहीं दिया, बल्कि कुछ अदर प्रिविलेजेस भी उन्होंने दी। जैसे कि वो प्रिविलेजेस कौन कौन सी थी, बंगाल के साथ ट्रेड करने की। देखिए अब फर्रुखशियार ने 1717 में जो है कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है परमिशन दे दी कि जो है आप बंगाल के साथ बिना कोई टैक्स पे किए जो है ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ उन्हें 3000 रुपए जो है एनुअल पेमेंट करना पड़ेगा। और उसके साथ देखिए और क्या परमिशन दे दिया गया कि ये अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कॉइन्स भी जो है मिंट कर सकती हैं फ्रॉम द बॉम्बे, देयर कैन इशू देयर ओन कॉइन्स फ्रॉम द मिंट ऑफ बॉम्बे। अभी देखिए जो फर्रुखशियार के तो जो प्रिविलेजेस प्रोवाइड की गई ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में, यहाँ से जो ये जो प्रिविलेजेस हैं इन सभी प्रिविलेजेस को एक साथ जब हम कहते हैं तो ये कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए इसे क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए बच्चों आज का जो है सेशन हमारा यही पेंट होता है। रिमेनिंग टॉपिक्स हैं डच के बारे में, देन हम डेन्स डच और फ्रांसीसी के बारे में हमें पढ़ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ग्रैंड मास्टर 360।